हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लासेस तिब्रा अकेडमी। तो बेटा अभी तक जो हमने देखा था लाइफ प्रोसेस के अंदर, वो हमने देखा था कि एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, डाइजेशन होता क्या है, किस तरीके से काम होता है डाइजेशन में। नेक्स्ट जो बात आती है बेटा, वो आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। एक्चुअली रेस्पिरेशन होता क्या है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीज़ देखनी है हमको रेस्पिरेशन के अंदर। मेनली बेटा आपके सिलेबस के अंदर जो रेस्पिरेशन दे रखा है वो दो तरह से दे रखा है। एक तो दे रखा है प्लांट रेस्पिरेशन, और दूसरा दे रखा है बेटा ह्यूमन रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो मेनली पहले हम बात करेंगे कि बेटा रेस्पिरेशन होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, देन हम देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्पिरेशन, के रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। देखिए एक्चुअली रेस्पिरेशन का मतलब बेटा ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर कर मेनली एनर्जी को बनाना। भाई हम करते क्या है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एक गैसेस को तो अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं और बेटा एक गैस को हम बाहर निकाल रहे हैं। दैट मीन्स इट इज नोन एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और मेनली क्यों करते हैं बेटा हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टू मेक द एनर्जी। तो मेन पर्पस जो हमारा रेस्पिरेशन का होता है वो यही होता है ताकि हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करें और बेटा हम एटीपी को प्रोड्यूस कर लें। तो एक्चुअली हम देखेंगे किस तरीके से हम एटीपी को प्रोड्यूस कर पाते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन क्या है, और बेटा उससे पहले हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहा है बेटा, एक बहुत प्यारा डायग्राम है रेस्पिरेशन का, कि यहाँ पर हमको दिखा रखा है अच्छी तरीके से कि एक बंदा है यहाँ पर और वो दूसरे को क्या कर रहा है, एक तरीके से बेटा इनहेल करा रहा है, या हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहा है उसकी बॉडी के अंदर। एक्चुअली इट इज एन मेडिकल टर्मिन, इट इज एन मेडिकल कंडीशन। बेटा यहाँ पर जो हमको देखने मिल रही है ये एक मेडिकल कंडीशन है। तो कहने का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन में मेनली कर क्या रहा है, ये गैस को ट्रांसफर कर रहा है। और दूसरा हमको देखने मिल रहा है बेटा कि स्लाइड के अंदर के एनिमल्स, प्लांट्स के अंदर देखना हमको रेस्पिरेशन, और बेटा एनिमल्स के अंदर देखना है। तो एनिमल्स के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, वन बाय वन कर हम ये सब चीजें समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्पिरेशन। तो देखिए यहाँ पर स्लाइड में आपको देखने मिल रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेस्पिरेशन। सो द रेस्पिरेशन, the respiration of process of the releasing the energy from the food is called the respiration। respiration का एक्चुअली मतलब कह रहे हैं कि जो हम फूड ले रहे हैं, फूड को ब्रेक डाउन कर कर उसके थ्रू एनर्जी बनाना, दैट इज एक्चुअली रेस्पायरेशन। वही हमारा क्या होता है बेटा, रेस्पायरेशन होता है। तो पहले हम समझते हैं कि हम किस तरीके से फूड को लेते हैं और रेस्पायरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए बेटा, ये हमारे पास एल्वियोलाई है, जो मैंने रेड कलर की बनाई है, ये क्या है, एक एल्वियोलाई है। अब ये एल्वियोलाई क्या, ये भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बताऊंगा जब एनिमल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए बेटा ये एल्वियोलाई है, और इस एल्वियोलाई के चारों ओर जो है बेटा ये ब्लड वेसल्स है, या हम कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज है। फॉर एग्जाम्पल इट इज द ब्लड कैपिलरीज, इट इज व्हाट, इट इज ब्लड कैपिलरीज। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे क्या, हम फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन लेंगे। क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन। ये क्या है, O2 है। O2 हमारे एल्वियोलाई के अंदर आएगी। एल्वियोलाई के अंदर जैसे O2 आ जाएगी, अब बेटा यही O2 कहाँ पर जाएगी, हमारे ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगी, जो आपको ग्रीन कलर की देखने मिल रही है। अब ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ पर जाएगी बेटा, सेल्स के अंदर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, सेल्स के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक सेल है, क्या है, एक सेल है। सेल के अंदर जो हमने खाना खाया है, फॉर एग्जाम्पल हमने ग्लूकोज लिया है, तो वो ग्लूकोज हमको कहाँ पर देखने मिलेगा, सेल के अंदर जो प्रोजेक्ट साइटोप्लाज्म होता है, या सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर मिलेगा। और वहां पर होगा क्या बेटा, हमने ये जो ब्लैक कलर की ऑक्सीजन ली है, ये जो बेटा हमने ब्लैक कलर की ऑक्सीजन ली है, ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी, हमारे ग्लूकोज पर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, ग्लूकोज पर। एंड फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लूकोज है जो मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ। तो ब्लू कलर के ग्लूकोज पर क्या गिर रहा है, ब्लैक कलर का ऑक्सीजन गिर रहा है। और जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज पर जाएगा, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज जैसे ही ग्लूकोज हो जाएगी तो बेटा वो एक केमिकल बनाएगा जिसका नाम होता है PA। PA मीन्स पायरुविक एसिड। अब कहने का मतलब यह है, जो पायरुविक एसिड होता है
वो ग्लूकोज से आया है और बेटा वो पायरुविक एसिड कहाँ पर जाएगा, वो मेनली जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो फॉर एग्जांपल ये जो पायरुविक एसिड बना है ब्लू कलर का, अब ये जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पर, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये ब्लू कलर का जो पायरुविक एसिड बना है, अब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही जाएगा तो यहाँ पर ये बनाएगा क्या, एक एनर्जी, जिसका नाम बेटा हमारे पास एटीपी है फॉर एग्जांपल ये। तो ये जो आपको रेड कलर का देखने मिल रहा है, इट इज नोन एज द ATP and it is the most important energy which form inside the body and responsible to make the all function inside the body। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर ये जो ATP है ये हर एक फंक्शंस को कर रहा है, जिस फंक्शन को होने के लिए एक एनर्जी की प्रोवाइड होती है। सो दैट मीन्स ये एनर्जी जो होती है हर एक फंक्शंस को चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब बेटा क्या होता है, जिस समय ये ATP बनती है उस समय कुछ वेस्टेज गैसें बनती हैं, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक गैस बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। और बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पर जाएगी बेटा, ये जाएगी कहाँ पर, ब्लड के अंदर। कहाँ पर जाएगी, ब्लड के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल ये ऑरेंज कलर की हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर चली गई, ब्लड के अंदर चली गई। अब ये ब्लड में से कहाँ पर जाएगी बेटा, एल्वियोलाई के अंदर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई से हमारे नोज के थ्रू ये डायरेक्टली बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्या होगा, हमारे नोज से बाहर निकल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है बेटा, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको दो चीज देखने मिल रही है। पहले तो हमने क्या करा, इनहेल करा, और जब इनहेल करा तो हमने O2 को लिया, O2 मीन्स ऑक्सीजन को लिया। और बेटा जब हमने एक्सेल करा मीन्स सांस को छोड़ा, उस सामने हमने क्या लिया, ये मीन्स हमने बाहर कर दिया किसको बेटा, एक गैस को, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस छोड़ते हैं तब आती है, तब बनती है, ये बनती है तब जब पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक करा जाता है और ATP बना लिया जाता है। समझ में आई। तो मेन पर्पस हमारा रेस्पिरेशन का जो अभी तक हुआ है वो ये हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर कर मेन एनर्जी को प्रोड्यूस करना, एंड दैट एनर्जी इज द ATP। चलिए हम वन बाय वन कर कर नेक्स्ट चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेस ऑफ द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो फूड लेते हैं उसको ब्रेक करते हैं और बेटा एनर्जी को बनाते हैं, एंड दैट एनर्जी इज व्हाट, दैट इज ATP, जिसको बेटा हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रखा है, द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। याद रखना बेटा, जो रेस्पिरेशन होता है वो दो जगह होता है। एक तो होता है लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को लेकर और ऑक्सीजन को बाहर निकलकर, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेशन इनसाइड द लंग्स। दूसरा हमने क्या करा, ऑक्सीजन को हमने सेल के अंदर दिया और फिर सेल के अंदर से हमने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। तो दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर देखने मिला हमको, मेनली सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है दैट इज नोन एज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ATP को बनाते हैं, जबकि जो हमारे पास लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, या जो हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं उसको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि कि जो ऑक्सीजन हमने ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करी है वो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पर चिपके और चिपक कर वो ट्रांसपोर्ट हो जाए वहां पर जहाँ पर फूड को हमको ऑक्सीडाइज करना है। समझ में आई ये वाली बात। तो यहाँ पर बेटा यही वाली बात कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन एक्चुअली होता है, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एक्चुअली कहाँ पर होती है, इनसाइड द सेल होती है। नेक्स्ट बात आती है हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो एनर्जी कैसे रिलीज होती है, अभी हमने देखा, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन जाएगा सेल के अंदर, सेल के अंदर ग्लूकोज पर जाएगा, ग्लूकोज को ब्रेक करेगा पायरुविक एसिड के अंदर, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, मेनली उस पायरुविक एसिड का इस्तेमाल कर कर ATP को फॉर्म करेगा। दैट इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, या बेटा फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंड नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ATP। मीन्स जो हमने एनर्जी बनाई है फूड को ब्रेक कर कर, फूड को डाइजेस्ट कर कर, फूड को ऑक्सीडाइज कर कर, तो वो किस फॉर्म में बनी है बेटा, वो एनर्जी किस फॉर्म में बनी है, मेनली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पहले समझ लीजिए, जब यहाँ पर बता रखा है एडिनोसिन एक केमिकल है, उस केमिकल पर 3
फॉस्फेट लग रहे हैं। एडिनोसिन क्या है, एक केमिकल है और उस केमिकल पर 3 फॉस्फेट लग रहे हैं। तो एडिनोसिन पर कितने फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। एंड 3 को बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई द ट्राई फॉस्फेट प्रेजेंट ऑन द एडिनोसिन, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो वी नो वेरी वेल व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन व्हाट, द exchange of gases to make the energy by oxidize the food, that is known as the respiration। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ बेटा, हमने ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज पर ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन ने क्या करा, ग्लूकोज को तोड़ दिया होगा, पायरुविक एसिड में बनाया होगा, पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहाँ पर ब्रेक होगा, बनेगी एटीपी। और यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि एटीपी बन गई, एनर्जी बन गई, एनर्जी मीन्स एटीपी बन गई, और बेटा थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है और बेटा वेस्ट गैस बनती है। भाई देखो सोचने की बात है कि हमारी बॉडी के अंदर इतना मैकेनिज्म हो रहा है। अभी तो आपको यही पता चला है कि सिर्फ ऑक्सीजन है, ग्लूकोज पर लगता है और टूटता है और बनता है किसमें, पायरुविक एसिड में। जब आप 11वीं क्लास में जाओगे तो बेटा इसको ही पढ़ना पड़ेगा आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। और ग्लाइकोलाइसिस जो 10 स्टेप में होने वाली एक रिएक्शन है, यहाँ पर तो सिर्फ एक स्टेप में पता चल रहा है, ग्लूकोज पर गिरा ऑक्सीजन और उसको कन्वर्ट कर दिया पायरुविक एसिड में, जबकि वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, पहले ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज पर ऑक्सीजन गिरेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा इसको, फिर ग्लूकोज से 1,6 बाई फॉस्फेट बनेगा, दूसरी रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से जब 10 रिएक्शन हो जाएगी, फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मेनली फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा बेटा वो एटीपी के पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देख कितना बेहतरीन डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर हमको दिखा रखा है कि हमारे पास देखो यहाँ पर एडिनोसिन है, ग्रीन कलर का आपको देखने मिल रहा है, और यहाँ पर हमने लगा रखा है एक फॉस्फेट, और इस फॉस्फेट नहीं, राइबोस शुगर, और राइबोस शुगर पर लग रहा है बेटा क्या, 3 फॉस्फेट। अभी राइबोस वगैरह को छोड़ दो आप, बस ये समझो कि एडिनोसिन है और एडिनोसिन पर 3 फॉस्फेट लग रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस फॉर्म टू द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बना रही है वो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एडिनोसिन पर कितने फॉस्फेट लग गए, 3 फॉस्फेट लग गए, इसी वजह से क्या बन गया बेटा, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। देखो यहाँ पर तो 2 लग रहे हैं, मीन्स होगा क्या, होगा ये कि बेटा हमारे पास जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जब इसका इस्तेमाल हम कहीं पर किसी फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए करेंगे, तो उस समय क्या होगा कि जो हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये अपने अंदर से एक फॉस्फेट को बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से जो निकला हुआ फॉस्फेट है वो वहाँ पर यूज होगा जहाँ पर एनर्जी की जरूरत है। दैट मीन्स कहने का मतलब है जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी किसी फंक्शंस को चलाने के लिए जरूरी होती है, वो आती एटीपी की फॉर्म में है। जैसे ही अपने अंदर से एक फॉस्फेट को निकाल देती है, बन जाती है क्या बेटा, वो एडीपी। क्या बन जाती है, एडीपी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है, दैट इज नोन एज द एटीपी। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एटीपी। और जब एटीपी अपना काम कर कर मीन जहाँ पर एनर्जी देनी है वहाँ पर एनर्जी देकर जब बचती है एटीपी, दैट इज नोन एज द एडीपी। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एडीपी। एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, एटीपी से क्या हुआ बेटा, एटीपी ने एनर्जी को दिया, अपना काम कर लिया। अब जो बचा हुआ रेस्ट मॉलिक्यूल है, दैट इज नोन एज द एडीपी। एडीपी मीन्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, और बेटा देखो यहाँ पर देखने मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी दिखा रखा है कि पहले हमारे पास एडिनोसिन है और इस पर 3 फॉस्फेट लग रहे हैं। जैसे ये जहाँ पर एनर्जी देगी तो वहाँ पर ये एक फॉस्फेट को बाहर निकाल देगी, और बचे हुए 2 फॉस्फेट एडिनोसिन पर वो बन जाएगा क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है जिस पर बेटा 2 फॉस्फेट लग रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि एक हमारे पास एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है जिस पर बेटा 3 फॉस्फेट लग रहे हैं, दैट इज नोन एज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं उसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आई ये वाली बात। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए बेटा कितना प्यारा डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रखा है हमको कि बेटा अगर हमको इनएक्टिव एनर्जी को अगर एक्टिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो जो एडीपी इनएक्टिव थी उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ दो, मीन्स 2 फॉस्फेट थे, एक और जोड़ देंगे हम, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 3 फॉस्फेट हो जाएंगे। दैट मीन्स वो एडिनोसिन जिसमें 3 फॉस्फेट देखने मिलता है, दैट इज
एक्टिव एनर्जी एंड द एक्टिव एनर्जी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर देखिए हमने एक फॉस्फेट लिया और उस फॉस्फेट को बेटा यहाँ पर जो एडिनोसिन है उसमें जोड़ दिया और ये क्या बन गया बेटा, एटीपी बन गया। क्या बन गया वो, एटीपी। क्योंकि देखो एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा फॉस्फेट, तो 3 फॉस्फेट लग गए। समझ में आई ये वाली बात किस तरीके से? मीन्स हमारी बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन हो रहा है, मीन्स एनर्जी का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, समझ में आ चुकी होगी ये वाली बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अगर हम रेस्पायरेशन को देखें तो रेस्पायरेशन 2 तरह से होता है। एक तो होता है उनके अंदर जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स हमने ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर कर फूड को डाइजेस्ट करा, दैट्स वाई हमने ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी को बना लिया और हमारे अंदर जो रेस्पायरेशन हुआ दैट इज ऑक्सीजन के थ्रू होने वाला है रेस्पायरेशन। और ऑक्सीजन के थ्रू जो रेस्पायरेशन होता है दैट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, वो सॉरी एरोबिक रेस्पायरेशन, क्या बोलते हैं उसको, एरोबिक रेस्पायरेशन। दूसरा रेस्पायरेशन वो होता है जहाँ पर ऑक्सीजन के थ्रू एनर्जी नहीं बनती है, जैसे कि प्लांट्स है, भाई प्लांट्स ऑक्सीजन थोड़ी ना लेते हैं, तो प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनाते हैं किसके थ्रू बनाते हैं, CO2 के थ्रू बनाते हैं। तो ऐसे सभी प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर कर रेस्पायरेशन या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इस तरीके के सभी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स क्या कहलाते हैं बेटा, मेनली एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि एरोबिक रेस्पायरेशन वो रेस्पायरेशन होता है जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखना, एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन के थ्रू होने वाला रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन बिना ऑक्सीजन के होने वाला रेस्पायरेशन। समझ में आई ये वाली बात। नेक्स्ट देखिए, तो रेस्पायरेशन को देखें बेटा, तो मेनली रेस्पायरेशन जो होता है बेटा वो 2 तरह का होता है। पहला आता है एरोबिक रेस्पायरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है, दूसरा आता है बेटा हमारे पास एनारोबिक रेस्पायरेशन मीन जहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और मेनली किन किन के अंदर एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, प्लांट्स के अंदर एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, जितने भी फंगाई होती है उनके अंदर एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, और हमारी मसल्स के अंदर भी बिना ऑक्सीजन के एटीपी प्रोड्यूस होती है, दैट्स व्हाई दैट आल्सो एन एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो अगर हम इंसानों के अंदर या एनिमल्स के अंदर देखा तो बेटा एनारोबिक रेस्पायरेशन सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल्स में होता है, जबकि स्केलेटल मसल्स को छोड़कर सब जगह एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। समझ में आ रही है ये वाली बात, ठीक है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। तो हमको पता चल चुका है बेटा रेस्पायरेशन 2 तरीके का होता है, पहला आता है एरोबिक रेस्पायरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेस्पायरेशन विच यूज द ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पायरेशन, कि वो रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है दैट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं उसको, एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि बेटा हमारी बॉडी के अंदर सेल में ग्लूकोज है, और ग्लूकोज कहाँ पर है, सेल के फ्लूइड में, एंड द सेल फ्लूइड इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। और वहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन लगेगी जिसकी वजह से बेटा क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड बन जाएगा। याद रखना ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और C6H12O6 का मतलब है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है, या सॉरी 6 कार्बन के एटम है। तो याद रखना ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। जब बेटा एक ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज 2 पार्ट में टूट जाता है, मीन्स 3 कार्बन अलग हो जाते हैं, 3 कार्बन अलग हो जाते हैं। तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को पायरुविक एसिड बोलते हैं। तो याद रखना एक ग्लूकोज को ब्रेक करने पर 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, मेनली 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। और बेटा यहाँ पर यही चीज़ दिखा रखा है कि सबसे पहले ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक करेंगे, एंड देन वी विल फॉर्म टू द पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड जाएगा बेटा कहाँ पर, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे पायरुविक एसिड जाएगा, और फिर बेटा हम क्या करेंगे, मेनली एटीपी को प्रोड्यूस करा लेंगे, किसके थ्रू, पायरुविक एसिड के थ्रू। तो यहाँ पर हमने मेनली करा क्या, ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज को डाइजेस्ट करा है, जिसके थ्रू पायरुविक एसिड मिला, और पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर कर हमने एनर्जी को प्रोड्यूस करवाई। ठीक है, तो ये देखा बेटा हमने किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। देन हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पायरेशन कैसे होता है। बेटा जैसे यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल जो फूड है वो गया कहाँ पर, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज है,
फॉर एग्जांपल ये जो आपको देखने मिल रहा है इट इज़ एन ग्लूकोज, और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बेटा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, पायरुविक एसिड, और ग्लूकोज से कन्वर्ट हो रहा है किसने, पायरुविक एसिड भी, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और बेटा इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो जब आप 11वीं क्लास में जाओगे तो आप देखोगे डिटेल किस तरीके से ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर कर जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक होता है और कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर। तो जब हम 11वीं में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर 10 स्टेप के थ्रू। एंड इस स्टेप में ये जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज जैसे ही ब्रेकडाउन होता है तो बेटा वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, मेनली पायरुविक एसिड के अंदर। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखिए सेल के अंदर वही चीज़ दिखा रखी है कि पहले तो हुई ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया। अब यही पायरुविक एसिड जा रहा है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा एक साइकिल चलेगी दैट इज TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर पायरुविक एसिड का इस्तेमाल कर कर ATP फॉर्म करी जाएगी। मतलब कहने का यह है कि अगर हम देखें ATP जो फॉर्म हो रही है वो 2 स्टेप में हो रही है। पहला तो हो रहा है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा जो हो रहा है बेटा वो हो रहा है मेनली कि जो पायरुविक एसिड बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक प्रोसेस चालू है जिसको बोलते हैं हम TCA, और TC में हम ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड करते हैं जिसके थ्रू हम ATP को सिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमको समझना है 11वीं क्लास के अंदर। तो ये मैंने आपको समझाया ताकि कि समझ सके कि नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो किस लेवल पर आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर भी ये शो कर रहे हैं हमको कि सबसे पहले क्या है बेटा, मेनली पहले ग्लूकोज है, फर्स्ट इज ग्लूकोज है, और ग्लूकोज में ऑक्सीजन जा रहा है, और बेटा उसकी वजह से क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, वाटर बनना है, एंड ATP बनना है। और मेन पर्पस हमारा क्या है, ATP को बनाना। सो दैट मीन्स वी हैव रेस्पायर्ड, या हम रेस्पायरेशन कर चुके हैं जिसकी वजह से ATP हमने बना लिया है। तो प्लांट्स के अंदर भी देखेंगे तो कुछ इसी तरीके से देखने मिलेगा, और एनिमल्स के अंदर देखेंगे तो हमको कुछ इसी तरीके से ATP फॉर्मेशन देखने मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एंड बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम रेस्पायरेशन देखें तो 2 तरीके का होता है, एक तो बिना बिना ऑक्सीजन के, और दूसरा जो ऑक्सीजन के थ्रू होता है। तो ऑक्सीजन के थ्रू होने वाला रेस्पायरेशन दैट इज नोन एज द एरोबिक रेस्पायरेशन, और जो बिना ऑक्सीजन के थ्रू होता है दैट इज नोन एज द एनारोबिक रेस्पायरेशन। और मैंने आपको बताया कि एनारोबिक रेस्पायरेशन किन किन में देखने मिलता है, जैसे कि फंगाई के अंदर भी देखने मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर भी देखने मिलता है, और बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल होती है उस मसल्स के अंदर भी हमको एनारोबिक रेस्पायरेशन देखने मिलता है। तो देखते हैं कि एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, और किस तरीके से हम एनारोबिक रेस्पायरेशन को कर कर ATP सिंथेसिस कर लेते हैं। देखिए एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन का मतलब होता है अल्कोहल को फॉर्म करना। तो अल्कोहल फॉर्मेशन जो होता है दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द एनारोबिक रेस्पायरेशन, किसके थ्रू, एनारोबिक रेस्पायरेशन के थ्रू। तो वही यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पायरेशन मीन्स the which take the place without the oxygen is called the anaerobic respiration। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन वह श्वसन है या वह रेस्पायरेशन है जिसमें बेटा हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, बिना ऑक्सीजन के ही हम ATP बना लेते हैं। दूसरा आता है, देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है कि पहले हमारे पास क्या है बेटा, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज पर ऑक्सीजन नहीं जाएगी क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है किसके अंदर, या तो फंगाई के अंदर या किसी बैक्टीरिया के अंदर। मेनली अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है किसके अंदर, फंगाई के अंदर। तो फंगाई के अंदर ग्लूकोज है, और बेटा ग्लूकोज पर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, बिना ही ऑक्सीजन के ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरुविक एसिड में। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये ब्रेक होगा किसके अंदर, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, द ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इन द प्रेजेंस इन द absence of oxygen, in the absence of oxygen। ठीक है, तो absence of presence है, absence of कर लेना। एंड जैसे कि बेटा यहाँ पर देखने मिल रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज फंगाई, वो क्या है हमारे पास, फंगाई है। अब हम एक काम करते हैं कि पहले समझते हैं किस तरीके से एनारोबिक रेस्पायरेशन फंगाई के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि हमारे पास एक कंटेनर है,
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और एक कंटेनर बेटा हमारे पास ये है, और दोनों ही सेम साइज के हैं, ठीक है, दोनों ही कंटेनर सेम साइज के कंटेनर है। एक कंटेनर में क्या करता हूँ, मैं ईस्ट को डालता हूँ। यू नो व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट में जिसको हम हिंदी में खमीर भी बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल हम ब्रेड को इन्फ्लेट करने के लिए या फुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या रोटी को फुलाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज द ईस्ट। तो हम मेनली पहले क्या कर रहे हैं, हम 1 टी स्पून ऑफ ईस्ट डालने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, 1 टी स्पून ऑफ ईस्ट डालने हैं, तो वाई फॉर ईस्ट। तो हमने क्या करा, 1 चम्मच ईस्ट को डाल दिया, और यहीं पर बेटा हम क्या करेंगे, 1 चम्मच हम शुगर को डाल देंगे। किसको डालेंगे? एस फॉर शुगर को डाल देंगे। तो जब हमने पहले वाले के अंदर क्या करा, मेनली पहले वाले के अंदर बेटा हमने ए वाले के अंदर हमने 1 चम्मच ईस्ट को डाला और 1 चम्मच शुगर को डाला। जबकि जो दूसरे वाला कंटेनर है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ईस्ट को डालने हैं, 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट को डाल दिया, यहाँ पर हमने शुगर को नहीं डाला है सॉरी। तो यहाँ पर होगा ये कि जो हमने ईस्ट डाला है, फॉर एग्जाम्पल हम ईस्ट को यहाँ पर बना देते हैं। तो हमने क्या करा है, जो ईस्ट है उसको हमने जूम करके देखा कि ईस्ट में होगा क्या। तो बेटा ईस्ट के अंदर होगा ये कि जो ग्लूकोज है या शुगर जो हमने डाली है इसके अंदर, वो जाएगा ईस्ट के अंदर, और ईस्ट में जो शुगर है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, मेनली पायरुविक एसिड के अंदर। किसके अंदर? मेनली पायरुविक एसिड के अंदर। तो फॉर एग्जांपल ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, और यही बेटा पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो हमको देखने मिल रहा है ऑरेंज येलो कलर का, इट इज एन अल्कोहल। और जब अल्कोहल बनेगा तो साथ साथ बेटा यहाँ पर कुछ वेस्ट गैस बनेगी, एंड दैट विल बी एन CO2। वो क्या होगी? CO2। तो मतलब हमने देखा क्या कि जो फंगाई है या जो ईस्ट है, उसके अंदर जो हमने 1 टीस्पून शुगर डाली है, उसके अंदर से कुछ शुगर निकल कर जाती है किसके अंदर, ईस्ट के अंदर। और ईस्ट के अंदर जैसी जाती है तो उस शुगर का ब्रेकडाउन होता है किसमें, अल्कोहल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक गैस है जो कि एलिमिनेट होती हुई हमको बाहर की तरफ देखने मिलेगी। तो फॉर एग्जांपल ये रेड कलर की कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। जबकि बेटा अगर हम दूसरे वाले के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ईस्ट है, यहाँ पर ग्लूकोज नहीं है। जब यहाँ पर ग्लूकोज नहीं है तो ईस्ट के अंदर ग्लूकोज जागा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर जागा नहीं, जिसकी वजह से अल्कोहल नहीं बनेगा, और अल्कोहल नहीं बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर एनर्जी फॉर्म हो रही है, और एनर्जी जो फॉर्म हो रही है वो ठीक है। और यहाँ पर दूसरे वाले कंटेनर के अंदर हमको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बननी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बननी तो रेस्पायरेशन भी नहीं हो रहा, और रेस्पायरेशन नहीं हो रहा मीन्स यहाँ पर एक एनर्जी फॉर्म नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा पहले वाले कंटेनर के अंदर हमने शुगर दी है जिसकी वजह से ATP बनी है, और दूसरे वाले के अंदर हमने शुगर नहीं दी, उसकी वजह से ATP यहाँ पर फॉर्म नहीं हुई। समझ में आई ये वाली बात? अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मैंने आपको बताया कि येलो कलर का अल्कोहल है, इस अल्कोहल को डिफरेंट मेथड के थ्रू हम फिल्टर कर लेंगे, उसको बोतल में पैक करेंगे, और कंप्लीटली मैन्युफैक्चर कर उसको कंप्लीट अल्कोहल को बेच देती है। तो अल्कोहल इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर यही दिखा रखा है कि बेटा पहले क्या है कि शुगर है मीन्स ग्लूकोज है, और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल मीन्स इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको दिखा रखा है C2H5OH, इट इज एन अल्कोहल, एंड दिस अल्कोहल इज नोन एज द इथाइल अल्कोहल, या बेटा एथेनॉल बोलते हैं। और यहाँ पर जो एलिमिनेट होगी गैस, दैट इज नोन एज द CO2। क्या बोलते हैं उसको? CO2। और देखिए यहाँ पर भी दिखा रखा है कि पहले C6H12O6 है, दैट इज ग्लूकोज, इससे पायरुविक एसिड बना होगा, और पायरुविक एसिड जो है डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल के अंदर, C2H5OH के अंदर, और बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। मीन्स हमको अच्छी तरीके से देखने मिल रहा है कि यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के हमने क्या करा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और सम एनर्जी एंड कुछ एनर्जी के अंदर हमने इसको फॉर्म कर लिया। मीन्स यहाँ पर जो रेस्पायरेशन हो रहा है दैट इज
बिकॉज ऑफ absence ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज अ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमको देखने मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस देखें तो देखिए एनारोबिक में क्या होगा बेटा और एरोबिक में क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल इट इज द एनारोबिक कंडीशन और बेटा यहाँ पर जो हमको देखने मिल रही है वो एरोबिक कंडीशन है। तो पहले क्या हो रहा है यहाँ पर एनारोबिक में ग्लूकोज आ रहा है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पायरुविक एसिड के अंदर, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पर अगर हम करा रहे हैं फंगाई के अंदर तो यहाँ पर एल्कोहल बनेगा। और अगर यही पायरुविक एसिड हमारी स्केलेटल मसल के अंदर है तो ये स्केलेटल मसल्स के अंदर पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पर तो बात हो गई कि बिना ऑक्सीजन के जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है अगर फंगाई के अंदर देखें तो एल्कोहल में, और हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल है अगर उसके अंदर देखा तो बेटा मेनली किसमें, लैक्टिक एसिड के अंदर। और देखिए अगर हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है सो दैट विल फील द बॉडी लाइक इन लिथार्जिक, मीन्स बॉडी को वो ऐसा महसूस करा देगा जैसे कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल्स के अंदर पायरुविक एसिड बनता है और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड जो होता है हमको थकान महसूस कराता है। तो अगर हमको थकान महसूस हो रही है, लिथार्जिक फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, एंड दैट इज द रीजन, एंड द रीजन इज दैट द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यही पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जाए तो वहां पर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होता है तो बेटा यहाँ पर क्या क्या चीज बनेगी, देखिए कार्बन पायरुविक एसिड जाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एटीपी बनेगी, एंड 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेगा। क्या बनेगा, 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो याद रखना बेटा ये अगर हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर 38 देखने मिलेगा, बट यहाँ पर लिखा हुआ 34। समझ में आई ये वाली बात। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर भी देखिए अच्छी तरीके से हमको दिखा रखा है कि पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का कन्वर्ट होना पायरुविक एसिड में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। अब बेटा यही पायरुविक एसिड कहाँ पर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वो बनाएगा क्या, वो बनाएगा मेनली एटीपी। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि जो पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जाता, सो दैट मीन्स वो पायरुविक एसिड कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड अगर बना रहा है अल्कोहल को या लैक्टिक एसिड को तो मेनली बेटा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है कि पायरुविक एसिड है और पायरुविक एसिड से क्या बनना है, अल्कोहल बनना है, और अल्कोहल बनना है इसका मतलब ये वाली रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, इसके अंदर हो रही है। और अगर लैक्टिक एसिड बनना है तो ये किसके अंदर हो रही है, ये हमारी बॉडी के अंदर हो रही है रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए बेटा यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अगर लैक्टिक एसिड हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर बनता है वो तो वो क्या क्या कंडीशन या क्या क्या चीज़ को फील कराता है हमारी बॉडी के अंदर। तो लिखा हुआ है कि लैक्टिक एसिड दीज कॉज द मसल्स क्रैम्प, ये क्या कर देगा हमारी मसल्स में ऐठन पैदा कर देगा या मसल्स को क्रैम्प कर देगा, मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव आने लगेगा जिसकी वजह से मसल्स पेन हो जाएगा। तो मसल्स पेन अगर हो रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा भी रखा है हमको कि ग्लूकोज है और ग्लूकोज अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड के अंदर, और पायरुविक एसिड क्या बनाता है, मेनली लैक्टिक एसिड बनाता है और बेटा एनर्जी बनाता है। और लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा बनता है तो वो हमारी बॉडी को वीकनेस फील कराता है, या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी जो होती है वो लेथार्जिक फील करता है, और कभी कभी ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से हमारी मसल्स के अंदर पेन भी हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है कि लैक्टिक एसिड बिल्ड अप इन द मसल्स इज व्हाट कॉज द मसल्स एक एंड पेन। लैक्टिक एसिड हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर बनता है जो कि बेटा हमारी मसल्स के अंदर पेन कर देता है, एंड दिस कैरी टू द लीवर एंड वेयर इट कैन बी कन्वर्ट बैक टू द पायरुविक एसिड। मीन्स लीवर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में लैक्टिक एसिड बनना उसको लेता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड में। यार इतना डिटेल अभी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा जब आप 11th क्लास में देखोगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर मेनली पहला ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना है, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनना है। बेटा मैं बार बार इमेजेस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा तो फिर जरूरी नहीं है कि हमको रट्टा मारने की जरूरत है, मीन्स सब चीज़ें
आसानी से याद होंगी और कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए फिर हम उसको अच्छी तरीके से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिखा भी रखा है कि अगर कंटिन्यूसली लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है तो बेटा वो हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने की वजह से हमारी मसल्स में पेन करने लगेगा या बहुत ज़्यादा क्रैम्प करने लगेगा। देखिए नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमको दिखा रखा है कि बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन से होता क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा और बेटा अगर किण्वन होता है या फर्मेंटेशन होता है तो उससे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो याद रखना फंगाई के अंदर पायरुविक एसिड का इस्तेमाल कर बिना ऑक्सीजन के जो अल्कोहल बनता है उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं और हिंदी में इसको किण्वन बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना बेटा हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, ग्लाइकोलाइसिस से फिर क्या होगा, क्रेब्स साइकिल होगा। वही चीज दिखा रखा है यहाँ पर कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस होगी, उससे पायरुविक एसिड बनेगा और पायरुविक एसिड से बेटा पायरुविक एसिड जाएगा कहाँ पर, टीसी साइकिल में, जिसको हम क्रैब साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और वहां पर मेनली एटीपी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो लिखा हुआ बेटा यहाँ पर कि अगर हम देखेंगे तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज द ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज ले रहे हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हम ग्लूकोज ले रहे हैं। सो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो और दोनों के अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज द ग्लूकोज। दूसरा क्या होगा भाई, दोनों के अंदर क्या होगा बेटा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा एंड द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। फिर क्या होगा बेटा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो वहां पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे और एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो देयर इज नो यूज ऑफ द ऑक्सीजन, देयर इज नो यूज ऑफ द ऑक्सीजन। और अगर हम देखें तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो कहाँ पर होगा बेटा, मेनली पहले साइटोप्लाज्म के अंदर होगा और साइटोप्लाज्म में क्या फॉर्म होगा, पायरुविक एसिड फॉर्म होगा, किसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। और फिर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड बनाया है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेकर जाएंगे, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उस पायरुविक एसिड को ब्रेक करेंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी के अंदर। जबकि अगर हम देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जाएगा, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे किसमें बेटा, मेनली पायरुविक एसिड के अंदर, और बेटा वहीं पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मेनली किसके अंदर, मेनली अगर फंगाई है तो अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी के, और अगर हमारी बॉडी है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म में होगा। और अगर हम बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है, तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज बनती है, वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और मोर अमाउंट ऑफ एटीपी बनती है। और अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और क्या बनता है, और मेनली बेटा अल्कोहल बनता है अगर हम फंगाई के ऊपर बात करें तो। दूसरी बात आती है कि कितनी नंबर ऑफ एटीपी बनती है, तो याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूज ऑफ एटीपी फॉर्मेशन होता है, मींस एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बहुत ज्यादा फॉर्म होती है। जबकि अगर हम देखें बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इतनी एटीपी फॉर्म नहीं होती जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। जैसे यहाँ पर देखने मिल रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखेंगे तो मेनली सिर्फ और सिर्फ 4 ही एटीपी फॉर्म होती है, जबकि बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज होती है वहां पर बेटा 38 एटीपी यूज हो रही है। कितनी, मेनली 38 एटीपी यूज हो रही है। तो गेन एटीपी कितनी है, 36 है यहाँ पर, और बेटा यहाँ पर मेनली 2 एटीपी है। तो ये हमारा हो गया क्या, डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और 100% 2 नंबर में नहीं तो 5 नंबर में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये बेटा हम समझते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एक और हमारे पास टेबल है जिसके अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। पहली बात, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो ऑक्सीजन के थ्रू होगा, जबकि यहाँ पर ये बिना ऑक्सीजन के होगा। यहाँ पर क्या होगा, फूड ब्रेक डाउन होगा कंप्लीटली
और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली एटीपी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर, ठीक है। और जबकि यहाँ पर देखें तो बेटा पार्शियली ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जितना भी फूड होगा सारा का सारा ब्रेक हो जाएगा और उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी फॉर्म कर ली जाएगी। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 100% फूड ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट की बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी है, ठीक है भाई। एटीपी तो होगी क्योंकि मेन पर्पस तो हमारा एटीपी को फॉर्म करना है। और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट की बात करें तो बेटा अल्कोहल देखेंगे किसमें, फंगाई के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और लैक्टिक एसिड हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जबकि एनारोबिक में देखें तो एनारोबिक में कम से कम एटीपी प्रोड्यूस है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ तक बात हो जाती है बेटा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, हमने अच्छी तरीके से देख लिया ग्लाइकोलाइसिस क्या है, और हमने अच्छी तरीके से देख लिया कि मेनली क्रैब साइकिल क्या होती है और किस तरीके से एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर हम देखें तो जो रेस्पिरेशन होता है वो किस तरीके से होते हैं। पहली बात आती है कि रेस्पिरेशन के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर 2 लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। अगर हम पाथवे की बात करें कि रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बेटा रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है हमारा मेनली नॉस्ट्रल से, कहाँ तक होता है, मेनली एल्वियोलाई तक। और रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन के जो पार्ट्स होते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं। एक तो वो पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेशन के जो एयर को कंडक्ट करते हैं, और दूसरे वो होते हैं बेटा जो रेस्पिरेटरी पार्ट होते हैं। कंडक्ट करने का मतलब है जो ऑक्सीजन को लेंगे या कंडक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, नजल चैम्बर है, पीछे फेरिंग्स आता है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियाई हैं, ठीक है, और टर्मिनल ब्रोंकियाई हैं। तो ये सारे के सारे ब्रोंकियोल्स हैं। तो ब्रोंकियोल्स तक मेनली हमारा क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है। कंडक्टिंग मीन्स वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंडक्ट करेगा, मीन्स लेगा। उसके बाद में ऑक्सीजन जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, और जैसे ही ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर जाएगी फिर एल्वियोलाई के अंदर से निकलकर ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी बेटा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगी। दैट मीन्स ब्लड एल्वियोलाई के बाद या एल्वियोलाई से जितना भी पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, दैट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट। और एल्वियोलाई से पहले जितना भी पार्ट होता है दैट इज द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो याद रखना बेटा क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन में, 2 नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, नजल चैम्बर प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, ब्रोंकियाई प्रेजेंट होता है, एंड ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होता है, एंड बलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 कर हम सब चीज को अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है हमको कि प्यारा सा डायग्राम है के लंग्स दिखा रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर नजल चैम्बर। 1 बाय 1 कर अच्छी तरीके से हम देखेंगे कहाँ पर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए तो वी हैव 2 लंग्स। तो याद रखना बेटा हमारे जो लंग्स होते हैं वो पल्मोनरी लंग्स होते हैं। पता है जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग के जो लंग्स होते हैं एक्चुअली वो कैसे होते हैं कि फ्रॉग के लंग्स से पहले एक पार्ट होता है, उसमें वो ऑक्सीजन को लेगा और फिर फोर्स लगाएगा वो पार्ट, और फिर वो आगे लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन जाएगी। जबकि हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है, हम डायरेक्टली ऑक्सीजन को लेते हैं और वो ऑक्सीजन डायरेक्टली लंग्स के अंदर जाती है। जबकि फ्रॉग में अगर देखें तो पहले वो ऑक्सीजन को लेता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर, फिर वो कंप्रेस होती है, फोर्स लगाती है, और फोर्स लगने के बाद फिर वो जो ऑक्सीजन है वो जाएगी लंग्स के अंदर। मतलब वहाँ पर 2 कंडीशन है, पहले ऑक्सीजन को लो और फिर आगे जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स उसके अंदर ट्रांसफर करो। जबकि हमारी बॉडी के अंदर बेटा ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन को लेते हैं, वो जाती है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से क्रॉस होती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और ब्लड कैपिलरीज से मेनली सेल के अंदर पहुंच जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारे जो लंग्स होते हैं दैट इज इन प्रेशर लंग्स, हमारे जो होते हैं वो प्रेशर लंग्स होते हैं। और जबकि बेटा अगर हम देखें
तो जो फ्रॉग होता है उसके फॉर्सिबल लंग्स होते हैं। खैर जो भी है मीनिंग, इसके बारे में अच्छी तरीके से आप 11th में देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर बेटा हमको दिखा रखा है किस तरीके से इंस्पायरेशन होता है, किस तरीके से एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। और एक वर्ड होता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग का मतलब होता है कि इंस्पायरेशन करना, आफ्टर दैट एक्सपायरेशन करना, इन टुगेदर नोन एज द ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग इज एन फ्रॉम इन विच इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन टुगेदर टेक प्लेस। ठीक है, तो देखिए इंस्पायरेशन हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो एक्सपायरेशन करेंगे, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर वही चीज़ दिखा रखी है कि पहले इंस्पायरेशन और वॉल्यूम बढ़ रही है, अब एक्सपायरेशन और वॉल्यूम छोटी हो रही है। इंस्पायरेशन और तो वॉल्यूम बढ़ रही है, और एक्सपायरेशन और तो वॉल्यूम छोटी हो रही है। तो याद रखना बेटा, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारे लंग्स की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है, हमारा रिपकेज बाहर की ओर आ जाता है, ठीक है, और थोड़ा अपवर्ड चढ़ जाता है। अभी खैर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझेंगे, वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होती है जब इंस्पायरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। करिए तो एनिमेशन में देखिए कि एनिमेशन में क्या चीज़ समझा रहे हैं हमको। एनिमेशन में दिखा रहे हैं कि लंग्स किस तरीके से सांस लेते हैं, अपनी कैविटी को, अपने साइज को बढ़ा लेते हैं, और जब सांस को छोड़ते हैं तो अपने साइज को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए बेटा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसके अंदर अच्छी तरीके से सारे पार्ट को डिफाइन कर रखा है। सबसे पहले बात आती है नॉस्ट्रल्स। तो जो नोज पोर्स होते हैं या नजल पोर होते हैं, दैट इज नोन एज द नॉस्ट्रल्स। तो यहाँ पर ये क्या है जो मैंने पिंक कलर से हाईलाइट करा है, दैट इज नॉस्ट्रल्स। और नॉस्ट्रल्स के बाद जो बेटा पार्ट है दैट इज नोन एज द नजल चैम्बर। वो क्या है बेटा, दैट इज नजल चैम्बर। सो इट इज द नजल चैम्बर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड नजल चैम्बर के बाद जो पार्ट आता है दैट इज फेरिंग्स। कौन सा पार्ट आता है, मेनली फेरिंग्स वाला पार्ट आता है। ठीक है, सो इट इज द फेरिंग्स पार्ट। तो ये है बेटा हमारा फेरिंग्स पार्ट। अब देखिए फेरिंग्स के अंदर मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था वहाँ सब बताया था कि नेजोफेरिंग्स क्या है, ओरोफेरिंग्स क्या है, और लैरिंगोफेरिंग्स क्या है। तो नेजोफेरिंग्स का मतलब जो नजल के पास वाला हिस्सा है फेरिंग्स का, दैट इज नेजोफेरिंग्स। जो ओरल कैविटी के सामने है, जो ओरल कैविटी के सामने, दैट इज ओरोफेरिंग्स। और जो ओरोफेरिंग्स से नीचे है, जो लैरिंग्स के पास है या साउंड बॉक्स के पास है, दैट इज नोन एज द लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं उसको, लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो खैर देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो पिंक कर रखा है मैंने, जब मैं अब जो ब्लू कलर का कर रहा हूँ, दैट इज फेरिंग्स वाला पार्ट। क्या है बेटा, ये फेरिंग्स वाला पार्ट है। और इसके नीचे हम देखेंगे इट इज द साउंड बॉक्स। ये क्या है बेटा, साउंड बॉक्स है। तो ये जो होता है इट इज नोन एज द साउंड बॉक्स। और बेटा साउंड बॉक्स को हम लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। और एडल्ट होने पर या जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होने लगता है हमारी बॉडी में, तो ये जो मीनिंग मेल की बॉडी के अंदर जो लैरिंग्स होता है वो अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है, और फिर हमको ऐसा पॉइंट सरफेस पॉइंट एरिया देखने मिलता है। इट इज नोन एज द एडम ऑफ एप्पल। तो एडम ऑफ एप्पल जो बनता है दैट इज बिकॉज ऑफ द लैरिंग्स, या साउंड बॉक्स के ब्रॉड होने की वजह से, साउंड बॉक्स के बड़े होने की वजह से मेनली बेटा लैरिंग्स एडम ऑफ एप्पल को शो करता है। ठीक है, अब हम लंग्स के बाद अगर हम देखें मेनली लैरिंग्स के बाद, तो लैरिंग्स के बाद हमको क्या देखने मिलेगा बेटा, लैरिंग्स के बाद में देखने मिलेगा हमको क्या, ये ट्रैकिया। सो इट इज व्हाट, इट इज द ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या होता है, जो विंड पाइप होता है दैट इज नोन द ट्रैकिया। ठीक है, और ट्रैकिया के बाद जो आता है बेटा, जो ट्रैकिया के बाद आता है, फिर ट्रैकिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और यहाँ पर। तो जब ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एंड दीज डिवाइडिंग ट्रैकिया इज नोन एज द ब्रोंकिया। तो याद रखना ट्रैकिया डिवाइड होने के बाद क्या बनाती है, ब्रोंकिया बनाती है। अब जब ये ब्रोंकिया फर्दर डिवाइड होंगे तो वो क्या बनाएंगे, प्राइमरी ब्रोंकिया, सेकेंडरी ब्रोंकिया, टर्शरी ब्रोंकिया, एंड फर्दर ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये आप ये समझिए सिर्फ और सिर्फ लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होगी, एंड दैट विल बी फॉर्म टू द ब्रोंकिया। ब्रोंकिया फिर आगे जाकर क्या बनेगी, फाइनली ब्रोंक्योल्स बन जाएंगी। और ब्रोंक्योल्स के लास्ट में हमको एक बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, दैट इज नोन एज द एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं उसको, मेनली एल्वियोलाई बोलते हैं। एक काम करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इट इज द ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया है। और ट्रैकिया जो है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, जिनको बेटा हम क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे।
तो ये क्या बन गए हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो ट्रैके दो पार्ट में डिवाइड हुई, दैट इज नोन एज द ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे उसको, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। और फिर ब्रोंक्यूल्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, जैसे कि ये, ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंकियाई बन गई। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकियाई और डिवाइड होगी, ये सेकेंडरी ब्रोंकियाई बन गई। अब ये सेकेंडरी ब्रोंकियाई और डिवाइड होगी, ये टर्शरी ब्रोंकियाई बन जाएगी। और फाइनली ब्रोंकियाई के लास्ट में हमको ब्रोंक्यूल्स देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि बेटा ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स है, और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में हमको बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेगी, फॉर एग्जांपल ये। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोलाई, ठीक है। सो इट इज एल्वियोलाई। और इस तरीके से हमको लंग्स देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट लंग्स है, एंड बेटा ये लेफ्ट लंग्स। और जो चीज़ मैंने तुमको दिखाई वही चीज़ हमको लेफ्ट लंग्स के अंदर भी देखने मिलेगा। देखिए मैंने छोटा बड़ा बना दी, मगर ऐसा नहीं होता है कि हमारा जो लेफ्ट लंग है वो छोटा है और जो राइट लंग है वो बड़ा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, दोनों सेम साइज के होते हैं, ठीक है। हम बस इतना पार्ट है कि जो राइट लंग होते हैं उसमें 3 पोर्शंस होते हैं, जबकि जो लेफ्ट लंग है उसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोर्शंस हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक एनिमेशन वीडियो बना दूंगा, आप वो देख लेना कि लंग्स के अंदर किस तरीके से 3 पोर्शन है राइट लंग्स में, और लेफ्ट लंग्स के अंदर किस तरीके से 2 पोर्शंस होते हैं, ठीक है। फिर और जहाँ पर मैंने ट्रैके बनाए और बेटा उसके ऊपर ही हमको क्या देखने मिलेगा, लैरिंग्स देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल इट इज द लैरिंग्स। से क्या है, लैरिंग्स। और लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम, साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ दिखा रखा है, पहला है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आता है क्या, ब्रोंक्यूल्स, वो ब्रोंकिया है, ब्रोंकिया के बाद होंगे ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल के लास्ट में होंगी क्या, एल्वियोलाई। क्या होंगे बेटा, एल्वियोलाई होंगी। एल्वियोलाई इज व्हाट, इट इज द बलून लाइक स्ट्रक्चर जो प्राइमरी रेस्पिरेशन को करती है। ये प्राइमरी रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं इसके, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो सबसे पहले बात आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम 1 बाय 1 कर हर एक चीज़ को समझते हुए चलते हैं। तो पहले मैंने बताया नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स के बाद नजल चैम्बर है, नजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स है। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द नॉस्ट्रल्स। सो द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द नोज, नजल चैम्बर या नजल पैसेज, एंड ट्रैकिया, ब्रोंकिया, लंग्स, एंड बेटा डायाफ्राम। अब ये डायाफ्राम क्या चीज़ है, डायाफ्राम बेटा एक ये समझ लिया रूफ होता है जिस रूफ के ऊपर लंग्स टिके हुए होते हैं। मीन्स अगर डायाफ्राम रप्चर हो जाए तो हमारे लंग्स इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करना भूल जाएंगे, एंड वी विल बी फाइनली डाई, ठीक है। तो याद रखना क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, नोज, नजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकिया, लंग्स एंड द डायाफ्राम। सो दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखने मिलती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बेटा ये क्या है, इट इज़ द नॉस्ट्रल्स। ये क्या है, नॉस्ट्रल्स है। नॉस्ट्रल्स के बाद जो हमको पार्ट देखने मिल रहा है, इट इज़ द नजल चैम्बर। ये क्या है बेटा, ये है नजल चैम्बर। बेहतरीन डायग्राम है एकदम। तो ये क्या है, नजल चैम्बर है, ठीक है। और नजल चैम्बर के बाद क्या आता है, नजल चैम्बर के बाद बेटा फेरिंग्स स्टार्ट होता है, और नजल के पास जो फेरिंग्स का पार्ट है दैट इज नोन एज द नेजोफेरिंग्स। तो ये इतना जो पिंक कलर का मैंने कर दिया, इट इज नोन एज द नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। अब देखिए जो ओरल कैविटी होती, ओ सॉरी, जो नजल कैविटी होती है, तो नजल कैविटी के अंदर हमको कुछ बल्ब देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं हमको, कुछ बल्ब देखने मिलते हैं। अब ये बल्ब क्या होते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम ओल्फैक्टरी बल्ब। क्या बोलते हैं इनको, ओल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं, ठीक है। अब इन ओल्फैक्टरी बल्ब का क्या काम होता है, ओल्फैक्टरी बल्ब का मेनली काम होता है कि जो भी चीज़ हम इनहेल कर रहे हैं उसकी स्मेल को आइडेंटिफाई करना। मीन्स ऑर्डर जो है वो हमारी स्पेसिफाइड ऑर्डर है, या मीन्स किसी भी चीज़ की खुशबू को जानना, वो किसका काम होता है, मेनली ओल्फैक्टरी बल्ब का काम होता है। अब ये ओल्फैक्टरी बल्ब जो है ये एक नर्व के थ्रू जुड़ी हुई है, कहाँ पर, हमारे ब्रेन के अंदर। मीन्स पहले ओल्फैक्टरी बल्ब जो है वो महसूस करेंगे एयर को, एयर के अंदर जो ऑर्डर है, स्मेल है उसको, फिर ब्रेन को पहुँचाएंगे,
कि ये इस तरीके की स्मेल है। तो याद रखना, स्मेल को आइडेंटिफाई करना जो मेन पर्पस होता है, मेन काम होता है, वो मेनली किसका होता है? ऑल्फैक्टरी बल्ब का होता है। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जब कोल्ड हो जाता है या नज़ला हो जाता है, उस समय हमको कि खुशबू क्या है और बदबू क्या है उसका पता नहीं चल पाता है। तो एक्चुअली ऐसा होता क्या है, ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है बेटा, इसके ऊपर म्यूकस आ जाता है। क्या आ जाता है? म्यूकस आ जाता है। जब इसके ऊपर म्यूकस आ जाएगा तो जो चीज़ अंदर जानी है, इसके जो चीज़ फॉर एग्जांपल एयर जो जानी है, वो एयर अंदर जा नहीं पाएगी। जब एयर जा नहीं पाएगी अंदर, तो एयर के थ्रू क्या स्मेल आ रहा है हमको पता ही नहीं चलेगा। जब स्मेल का पता नहीं चलेगा, दैट मीन्स वी कैन नॉट से इट इज एन बैड स्मेल एंड इट इज एन गुड स्मेल। ठीक है। तो बैड स्मेल और गुड स्मेल जो हमको नज़ले के टाइम या जब कोल्ड होता है वो नहीं चल पाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द लेयर फॉर्मेशन ऑन द ऑल्फैक्टरी बल्ब। जो म्यूकस की लेयर होती है वो ऑल्फैक्टरी बल्ब पर बन जाती है, जिसकी वजह से जो एयर है वो वहाँ पर जाती महसूस नहीं होती या सेंस नहीं होती। ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेटा मेनली नजल चैम्बर एंड नजल। ठीक है। देखिए, एंड नेक्स्ट बात आती है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो बेटा ट्रैकिया के अंदर हमको कार्टिलेजिनस रिंग देखने मिलती है। क्या देखने मिलती है? कार्टिलेजिनस रिंग। तो ये क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग्स है। अब ये कार्टिलेजिनस रिंग करती क्या है? इन कार्टिलेजिनस रिंग का मेन पर्पस होता है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। मीन्स ट्रैकिया जो है वो पिचके ना, क्योंकि अगर ट्रैकिया पिचक गई या कोलैप्स हो गई तो जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर, वो लंग्स में नहीं जा पाएगी, लंग्स में नहीं जा पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सडनली हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए बेटा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के चारों ओर रिंग लाइक सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज द कार्टिलेजिनस रिंग। एंड कार्टिलेजिनस रिंग जो होती है वो मेनली ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, ये पिचकने से बचाती है। ठीक है। देखिए, तो ये है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया ये है जो हमको ऑरेंज कलर की देखने मिलती है, और इस ऑरेंज कलर के ऊपर जो बेटा ये हमको रिंग्स देखने मिलती है, इट इज द सी शेप रिंग एंड दैट नोन एज द कार्टिलेजिनस रिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्टिलेजिनस रिंग। मीन्स ये एरियोलर टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, या हम कह सकते हैं कार्टिलेज टिश्यू से मिलकर बनी हुई। ठीक है। तो याद रखना, जो कार्टिलेज रिंग होती है वो मेनली ट्रैकिया पर इसलिए है ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, पिचके ना। ठीक है। अब देखिए, यही ट्रैकिया आगे जाके बेटा दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। मीन्स क्या बना रही है? ये ब्रोंकियाई बना रही है। क्या बना रही है? ब्रोंकियाई। और पहले डिवाइड दैट प्राइमरी ब्रोंकियाई, फिर फर्दर डिवाइड होंगे सेकेंडरी ब्रोंकियाई, फिर फर्दर डिवाइड होंगे टर्शरी ब्रोंकियाई, फिर डिवाइड होंगे तो बनाएंगे ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियल के लास्ट में हमको एल्विलाई देखने मिलेंगे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट। और बेटा जो ट्रैकिया होती है उसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप। ट्रैकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि ट्रैकिया के अगर हम ऊपर देखेंगे तो ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। एंड दीज लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज द साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसे ही हम एडम ऑफ एप्पल बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, और जो लंग्स है, लंग्स किस पर रखे हुए हैं? एक रूफ पर रखे हुए हैं, एंड दैट रूफ इज नोन एज द डायफ्राम। तो बेटा ये मैंने पिंक कलर के बनाए थे, इट इज द लंग्स। और लंग्स जो है बेटा ये किस पर रखे हुए हैं? मेनली डायाफ्राम पर रखे हुए हैं। किस पर? डायाफ्राम पर। ठीक है। अगर डायाफ्राम ब्रेक हो जाता है, टूट जाते हैं, तो लंग्स हमारे इंस्पायरेशन नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डायाफ्राम होता है वो लंग्स को अपवर्ड पुश करता है, जिसकी वजह से लंग्स जो है इनहेल कर पाते हैं, और इनहेल कर पाते हैं इस वजह से ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स के अंदर आ पाती है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल पाती है। मीन्स अगर डायफ्राम जो है ब्रेक हो गया तो कोई भी मतलब नहीं है कि हम इंस्पायरेशन कर पाए एंड सडनली वी कैन डाई। देखिए नेक्स्ट। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज द डायफ्राम, सो डायफ्राम इज अ डोम शेप मसल्स। अब देखिए बेटा, डोम शेप डायफ्राम कब होता है? डोम शेप डायफ्राम तब होता है जब हम सांस नहीं लेते हैं। मीन्स जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, उस समय जो हमारा डायफ्राम है वो हो जाता है कैसे? डोम शेप। जब हम सांस लेते हैं उस समय हो जाता है फ्लैट। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि ये बेटा हमारे पास एक डायफ्राम है। तो डायफ्राम की अगर आप शेप देखोगे तो ये कर्व फॉर्म में है। कैसी है ये? कर्व फॉर्म में। तो ये कब की कंडीशन है? ये तब की कंडीशन है जब हम सांस नहीं ले रहे हैं। दैट मीन्स
एक्सपायरेशन कर रहे हैं उस समय की बात है, सांस छोड़ रहे हैं। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो मेनली डायफ्राम कैसे हो जाता है, डॉम शेप हो जाता है, और जैसे ही हम सांस लेंगे तो डायफ्राम खिंचेगा और ये फ्लैट हो जाएगा। तो याद रखना है, जब हम सांस लेते हैं डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम डॉम शेप हो जाता है, और डॉम शेप हो जाएगा। सो दैट मीन्स इन द केस ऑफ एक्सपायरेशन, मीन जब हम सांस छोड़ेंगे, और फ्लैट हो जाएगा दैट मीन्स इन केस ऑफ इंस्पायरेशन, जब हम सांस लेंगे। ठीक है, तो जो डायफ्राम है इट इज द डॉम शेप एंड हेल्प्स यू ब्रीथ। और डायफ्राम का काम क्या होता है, ये मदद करता है हमको सांस लेने में या ब्रीथिंग करने में। एंड सेपरेट द लंग। और देखो क्या होता है कि अगर हम देखें डायफ्राम के नीचे, तो बेटा डायफ्राम के नीचे हमको मेनली स्टमक देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है, स्टमक। एंड स्टमक इज द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और डायफ्राम के नीचे स्टमक देखने मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब चीज देखने मिलेगी। मीन्स बिलो द स्टमक, below the diaphragm is an digestive system and upper the diaphragm is the respiratory system। तो कहने का मतलब ये है कि डायफ्राम क्या कर रहा है, डायफ्राम बेटा नीचे की ओर तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रख रखा है, और ऊपर की ओर रेस्पिरेटरी सिस्टम को। मीन्स इट इज द लेयर एंड इट इज द मसल्स which helps to separate the respiratory organs from the digestive organ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द नोस्ट्रल्स। सो द एयर इज टेकन इन द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रल्स। जो हम एयर लेते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, नोस्ट्रल्स के थ्रू लेते हैं, या नजल स्पॉज के थ्रू लेते हैं। एंड द एयर पास इन द थ्रू द नोस्ट्रल्स एंड इज फिल्टर बाय द फाइन हेयर दैट द लाइन पास। मीन्स कहने का है कि नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं दैट इज द नोज हेयर या नजल हेयर, बेटा उसका काम होता है मिलने के अगर एयर के अंदर डस्ट आ रही है या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको वहीं पर ट्रैप कर लेना। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एयर hairs present inside the nasal cavity। So the significance is that it has to trap the foreign particles or the dust particle present inside the air। ठीक है, and the passage is also lined with the mucous membrane। मैंने आपको बताया कि बेटा जो नजल कैविटी होती है उसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है, जो क्या करती है, म्यूकस को सेक्रेट करती है। क्या करती है मीनली, म्यूकस को सेक्रेट करती है, और जब उनको कोल्ड होता है वही म्यूकस बाहर निकलता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है बेटा, दूसरी बात आती है कि व्हाट इज द फेरिंग्स। सो व्हाट इज फेरिंग्स, वी नो वेरी वेल। द फेरिंग्स इज द पार्ट आफ्टर द नजल कैविटी एंड बिफोर द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स से पहले और नजल कैविटी के बाद जो कॉमन पाथवे है दैट इज नोन एज द फेरिंग्स। कॉमन पाथवे मतलब कि अगर हम देखें तो फेरिंग्स के अंदर क्या है, ओपन हो रहा है। फेरिंग्स के अंदर बेटा ओपन हो रहा है नजल कैविटी, फेरिंग्स के अंदर ओपन हो रहा है कौन, ओरल कैविटी सामने की ओर, और फेरिंग्स के अंदर ही जो हमारा लैरिंग्स है मीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो भी ऊपर की ओर ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मेनली हमारा पूरा का पूरा एक कॉमन पाथवे देता है कौन, फेरिंग्स। तो याद रखना फेरिंग्स इज व्हाट इट इज, इट्स गिव द कॉमन पाथवे। ठीक है, and the part of the throat between the mouth and the windpipe is called the pharynx। तो pharynx क्या होता है, the pharynx एक कॉमन पाथवे होता है जो ओरल कैविटी को और नजल कैविटी को और बेटा ट्रैकिया को भी वहीं पर ओपन कराए। ठीक है, और pharynx कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से लेके from nostrils air enter into the pharynx and then goes into the trachea और द विंडफॉर्म। मतलब कहने का मतलब ये कि पहले एयर आएगी कहाँ पर, नोस्ट्रल्स में, फिर आएगी फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से कहाँ पर जाएगी, ट्रैकिया के अंदर जाएगी। सो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो फेरिंग्स होता है दैट हैज टू ट्रांसपोर्ट द एयर फ्रॉम द नोस्ट्रल्स टू द ट्रैकिया, या हम कह सकते हैं विंडपाइप। नेक्स्ट आता है बेटा लैरिंग्स। सो व्हाट इज द लैरिंग्स, सो वी नो वेरी वेल द लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स व्हिच हैज टू मेक द साउंड। तो द लैरिंग्स वो पार्ट होता है जो ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, और मेनली इसका काम होता है साउंड को प्रोड्यूस करना। मेनली इसी को बेटा हम वोकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। सो द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया हैज द वॉइस बॉक्स कॉल्ड द लैरिंग्स। मींस ट्रैकिया के ऊपर जो एक पार्ट है दैट इज द लैरिंग्स, एंड द लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज द वोकल कॉर्ड एंड द साउंड बॉक्स। नेक्स्ट बात आती है ट्रैकिया। वी नो वेरी वेल द ट्रैकिया इज एन cylindrical pipe which has to transport the air from the pharynx to the alveoli। ठीक है, so the trachea is a, you can say the trachea is a tube which is commonly called the windpipe। तो trachea क्या होता है बेटा, एक ट्यूब होता है मेनली जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द रिंग ऑफ द कार्टिलेज। अभी हमने देखा कि ट्रैकिया के चारों ओर अगर हम देखें तो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग देखने मिलती है जो हेल्प करती है ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाने, ठीक है, मीन्स कोलैप्स होने से बचाती है। एंड इट देखो लिख भी रखा है यहाँ पर कि इट is composed of the ring of the cartilage which prevent the collapse of the trachea in the absence of the air। मीन्स अगर एयर नहीं है तो भी ट्रैकिया ओपन रहने चाहिए, मीन्स तुम सांस ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, द ऑलवेज द ट्रैकिया शुड बी एन ओपन। जैसे कि अगर हम देखें तो जो इसोफेगस होता है वो कोलैप्स रहता है, पिचका हुआ रहता है, जैसे फूड आएगा तो तुरंत से वो ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से समझिए कि इट इज फॉर लाइक एन ईसोफेगस। तो ईसोफेगस किस तरीके से होता है, और बेटा जैसे इसके अंदर फूड जाएगा तो ये ओपन होगा, जबकि ट्रैकिया हमेशा ओपन रहती है। तो याद रखना द ट्रैकिया इज ऑलवेज ओपन एंड ओपन ड्यू टू द कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट सराउंडिंग द ट्रैकिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए बेटा यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि नेजोफेरिंग्स क्या होता है, ओरोफेरिंग्स क्या होता है, एंड लैरिंगोफेरिंग्स क्या होता है। तो इट इज द कॉमन पाथवे। और इस कॉमन पाथवे के अंदर हम देखें तो बेटा नजल कैविटी के अंदर जो पहला पार्ट है दैट इज द नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के नीचे हम देखें तो बेटा ये ओरल कैविटी के पास है। नेजोफेरिंग्स के नीचे अगर हम देखें तो ये ओरल कैविटी के पास है। तो फेरिंग्स का वो पार्ट जो ओरल कैविटी के पास होता है दैट इज नोन एज द ओरोफेरिंग्स। और तीसरा आता है बेटा फेरिंग्स का वो पार्ट जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, या नियर द लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। तो लैरिंग्स के पास में फेरिंग्स का वो पार्ट जो प्रेजेंट होता है दैट इज नो द लैरिंगोफेरिंग। तो याद रखना फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, द फर्स्ट इज द नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड द लास्ट वन इज द लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए बहुत प्यारा डायग्राम दिखा रखा है। द जो हमको दिखा रखा है ब्लू कलर से इट इज द नेजोफेरिंग्स, फिर बेटा ग्रीन कलर से दिखा रखा है इट इज द ओरोफेरिंग्स, और ओरोफेरिंग्स से नीचे हमको दिखा रखा है हाइपोफेरिंग्स, या बेटा जिसको हम लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। देखिए नेक्स्ट, तो अभी तो हमने समझ लिया कि ट्रैकिया क्या है, एंड वी नो वेरी वेल कि ट्रैकिया जो है बेटा फर्दरली डिवाइड हो जाएगी मेनली किसके अंदर, ब्रोंकियाई के अंदर। तो इट इज द ब्रोंकिया। सो ब्रोंकिया इज व्हाट व्हेन द ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड एंड द फॉर्म द ब्रोंकियाई। क्या बनाती है बेटा, वो मेनली ब्रोंकियाई को बनाती है, ठीक है। सो व्हाट इज द ब्रोंकिया, द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू द 2 स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड द ब्रोंकिया। जब ट्रैकिया 2 स्मॉलर ट्यूब में डिवाइड होती है दैट इज नो द ब्रोंकिया, एंड द 2 ब्रोंकिया आर कनेक्टेड टू द लंग्स। और ये दोनों की दोनों ब्रोंकिया जो होती है किससे कनेक्ट रहती है, लंग्स से। वी नो वेरी वेल, देख लेते हैं ड्रॉ कर कि इस तरीके से मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल इज ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद क्या होगा बेटा, ये ट्रैकिया जो होगी ये मेनली ब्रोंकियाई में कन्वर्ट हो जाएगी, और बेटा फिर ये ब्रोंकियाई जो है ये मेनली लंग्स के अंदर कनेक्टेड रहेंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्रोंकियाई है वो कहाँ पर ओपन हो रही है, मेनली लंग्स के अंदर ओपन हो रही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट बात आती है लंग्स। द लंग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, and the lungs is lie in the chest cavity and which is separated from the abdominal cavity. We know very well the lungs is separated from the abdominal cavity through the muscular diaphragm, ठीक है, and by the muscular partition diaphragm, and the lungs are enclosed in a rib cage made up of the bone called the ribs. We know very well जो भाई हमारे lungs है तो lungs के चारों ओर protective cage है, and that protective cage is known as the rib cage, ठीक है। तो रिब केज जो होता है मेनली करता है क्या है बेटा, वो हमारे जितने भी डेलिकेट्स ऑर्गन होते हैं, जैसे कि अगर हम रिब केज को ओपन करें तो रिब केज को ओपन करने के बाद हमको लंग्स देखने मिलेंगे, दोनों लंग्स के बीच में हमको कार्डियक ऑर्गन देखने मिलेगा दैट इज द हार्ट। तो हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए मेनली एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है या एक केज होता है दैट इज नोन एज द रिब केज। तो मेनली रिब केज का काम यही होता है, वो करता है क्या है, हमारे लंग्स को और मेनली हमारे जो हार्ट है उन दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज द ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स इज व्हाट, जब टर्शरी ब्रोंकियाई डिवाइड होंगी तो वो क्या बनाएंगे बेटा, ब्रोंकियोल्स बनाएंगे। और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होता है मींस लास्ट वाला ब्रोंकियोल होता है, उसके लास्ट में हमको बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलती है, एंड दैट बलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द ब्रोंकियोल्स। क्या होता है वो, ब्रोंकियोल्स। एंड वी नो वेरी वेल ब्रोंकियोल्स के लास्ट में हमको क्या देखने मिलती है, बलून लाइक सैक देखने मिलता है दैट इज नोन एज द एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं उसको, एल्वियोलाई, ठीक है।
देखिए बेटा, हमको देखने मिल रही है ये एल्वियोलाई। फॉर एग्जांपल इट इज द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई इज व्हाट? इट इज द बलून लाइक स्ट्रक्चर। इट इज द बलून लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या होती है? जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, दैट इज नोन एज द एल्वियोलाई। अब देखिए एल्वियोलाई जो है वो किससे जुड़ी हुई है? टर्मिनल ब्रोंकियोल से। किनसे? टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो ये क्या है बेटा? ये है मेनली टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल के लास्ट में हमको क्या देखने मिल रही है? एल्वियोलाई देखने मिल रही है। ठीक है, यही से क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और देखिए आपको साइड में दिखाई भी रखा है बेटा कि जो ब्रोंकियो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के चारों ओर हमको ब्लड कैपिलरीज देखने मिल रही है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, जो एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज होती है, और इन्हीं के अंदर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ट्रांसपोर्ट होती है, और इन्हीं के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट रहती है। जैसे मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग का था रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहां पर मैंने आपको एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था, वो भी चीजें यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए, तो फॉर एग्जांपल बेटा ये एल्वियोलाई देखने मिल रही है हमको। ठीक है, तो अगर हम एल्वियोलाई को देखेंगे तो बेटा एल्वियोलाई के अंदर हमको एक कैविटी देखने मिलती है। मीन्स ये समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल लाइक आई हैव एन बाउल। सो बाउल अंदर से क्या होगी? पूरी की पूरी एम्प्टी होगी, खाली होगी। तो याद रखना, बायोलॉजी के अंदर जो बाउल लाइक खाली स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सैक बोलते हैं। इसी तरीके से बेटा एल्वियोलाई के अंदर भी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है या एम्प्टी बाउल स्ट्रक्चर होती है, दैट इज नोन एज द एल्वियोलर सैक। क्या बोलते हैं उसको? मेनली एल्वियोलर सैक बोलते हैं। तो एल्वियोलाई की जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहीं पर ऑक्सीजन आती है। ठीक है, तो देखिए ये दिखा रखा है, एल्वियोलाई को काटकर अंदर की ओर हमको क्या स्ट्रक्चर देखने मिलेगी। और बेटा ये दिखा रखा हमको बिना डाइसेक्ट करे, मीन्स एल्वियोलाई को बिना काटे। ठीक है, और बेटा यहाँ पर जो हमको ये ब्लू कलर की ये देखने मिल रही है ना, हमको ब्लू कलर की कैपिलरी देखने मिल रही है, रेड कलर की कैपिलरी देखने मिल रही है। सो ये वो कैपिलरीज है जो एल्वियोलाई के चारों ओर चढ़ी हुई है। ठीक है, देखिए बेटा बेहतरीन एग्जाम्पल है, वेरी गुड। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल इट इज द एल्वियोलाई। ये क्या है बेटा? एल्वियोलाई है। और एल्वियोलाई के चारों ओर क्या है बेटा? ये इट इज द ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है बेटा? ब्लड कैपिलरीज है। और क्या होगा यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन को लेंगे, यहाँ पर देखिए दिखा रखा है एरो, दैट मीन्स हम ऑक्सीजन को लेंगे। और बेटा ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी? आरबीसी के अंदर। याद रखना, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ब्लड कैपिलरीज में जाने के बाद आरबीसी के अंदर कैरी होती है। और आरबीसी के अंदर ही क्यों कैरी होती है? क्योंकि बेटा आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है, दैट इज नोन द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर एफिनिटी होती है टू बाइंड द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बाइंड करता है कौन? हीमोग्लोबिन। फिर जहां भी जाएगा, फिर हीमोग्लोबिन अपने अंदर से ऑक्सीजन को हटाएगा, और फिर ऑक्सीजन वहां से निकलकर जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे एल्वियोलाई के अंदर जब ऑक्सीजन आती है, ब्लड कैपिलरीज में जाती है, ब्लड कैपिलरीज में जब ऑक्सीजन चली जाती है, तो वो बेटा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के ऊपर बाइंड होती है। तो याद रखना, हीमोग्लोबिन इज एन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी एंड दैट हैविंग एन कैपेबिलिटी टू बाइंड द एंड टू कैरी द ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए, अब आप 11वीं क्लास में आएंगे तो वहाँ समझेंगे आप, हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन के दो चैन होती है, अल्फा चैन होती है, बीटा चैन होती है। और जो हीमोग्लोबिन का चैन है उसके अंदर हीम प्रेजेंट होता है, हीम के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन के अंदर ही ऑक्सीजन बैठता है या चिपकता है, और फिर वहीं से जहाँ पर जाना होता है वहाँ जाना। खैर अभी आपको ये सब चीज़ नहीं याद रखनी, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो आरबीसी के अंदर चिपकता है, मेनली कहाँ पर? हीमोग्लोबिन पर। और हीमोग्लोबिन के थ्रू ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो बेटा यहाँ पर ये बेहतरीन डायग्राम दिखा रखा है कि फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि इट इज द एल्वियोलर वॉल। वो एल्वियोलर वॉल, ठीक है, एल्वियोलाई की वॉल है। और याद रखना है एल्वियोलाई की जो वॉल होती है बेटा वो स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई होती है। किससे? स्क्वैमस एपिथेलियम से। दूसरी हमारे पास बेटा क्या देखने मिल रही है? ये देखने मिल रही है बेटा हमको ब्लड कैपिलरीज। क्या देखने मिल रही है हमको? ये ब्लड कैपिलरीज देखने मिल रही है। और बेटा जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये भी एक एपिथेलियम से बनी हुई है जिसको हम एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं। उसे याद रखना है कि जो ब्लड कैपिलरीज है वो किससे मिलकर बनी है? एंडोथेलियल से मिलकर बनी हुई है। और बेटा जो एल्वियोलाई है वो उसकी जो वॉल है बेटा मेनली वो किससे मिलकर बनी हुई है? वो मेनली बनी हुई है किससे? स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दिखा रखा है कि
पहले ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन एल्विलाई के अंदर जाएगा, और एल्विलाई के अंदर जब जाएगा तो बेटा वो आरबीसी के अंदर बैठ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि अगर हम बात करें किस तरीके से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर देखो क्या होता है कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के अंदर ही घुल जाती है। 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन पर बाइंड होती है, और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकलती है। मतलब कहने का है कि सिर्फ और सिर्फ 23% ही कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ 23% कार्बन डाइऑक्साइड ही हीमोग्लोबिन पर बाइंड होती है। ज़्यादा हीमोग्लोबिन पर बाइंड होने की जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन की होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रखे कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होगी, फिर जाएगी वो ब्लड कैपिलरीज से कहाँ पर, एल्विलाई के अंदर, और एल्विलाई से बेटा फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर बता रखा है कि इट्स वॉल आर द वेरी थिन, कि अगर हम देखें जो हमारे पास एल्विलाई होती है, तो एल्विलाई की बेटा अगर हम वॉल को देखें तो एल्विलाई वॉल आर वेरी थिन। एल्विलाई की जो वॉल होती है बहुत पतली होती है, किससे मिलकर बनी हुई होती है? स्क्वमस एपिथेलियम से। किससे? स्क्वमस एपिथेलियम, स्क्वमस एपिथेलियम से। ठीक है, तो स्क्वमस एपिथेलियम से किसकी वॉल बनी हुई होती है? मेनली जो एल्वियोलाई होती है। ठीक है, तो एल्वियोलाई की वॉल मेड अप ऑफ द स्क्वमस एपिथेलियम। ठीक, फिर देखिए कि इट्स वॉल इज वेरी थिन, बहुत पतली होती है, और एंड द सराउंडिंग बाय द थिन ब्लड कैपिलरीज। हमने देखा कि एल्वियोलाई के चारों ओर क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज है। एंड द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इनसाइड द एल्वियोलाई, वी नो वेरी वेल। वे ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहीं पर देखने मिलेंगे। इसी वजह से हम एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। And the millions of the alveoli in the lungs provide a large area for the exchange of gases. याद रखना बेटा, जो एल्वियोलाई होती है वो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रेट जो है वो इंक्रीज होता है। मीन्स एल्वियोलाई को अगर हम काटें और इसका एक पतली लेयर बनाएं तो वो 70 स्क्वायर फीट मीटर की 70 स्क्वायर फीट मीटर की एक चादर बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि एल्वियोलाई बहुत होती है। एक लंग्स के अंदर अगर एल्वियोलाई देखें तो मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, कितने मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई एक लंग्स के अंदर होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। और बेटा अगर जो ब्रोंकियाई है, अब एक कंडीशन होती है अस्थमा। अब आप यहाँ पर देखिए, जो एल्वियोलाई है बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, वो सॉरी एल्वियोलाई कह रहा, ब्रोंकियाई है या ब्रोंकियोस है, वो नॉर्मल कंडीशन में है। इस रास्ते के थ्रू मेनली बेटा ऑक्सीजन आ रही हो। और जबकि अगर हम इस वाले रास्ते को देखें, देखते हैं तो ये वाला रास्ता कितना पतला है। तो आप खुद सोचिए, इस रास्ते के थ्रू या इस रास्ते के थ्रू आसानी से ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाएगी? तो मेनली इस कंडीशन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी, मगर ना के बराबर। और अस्थमा में ऐसे ही होता है। अस्थमा में होता क्या है कि जो ब्रोंकियाई होती है, ब्रोंकियाई जो होती है वो कोलैप्स कर जाती है, पिचक जाती है, और कोलैप्स करने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है, या अगर होता भी है तो बहुत बहुत कम होता है, जो कि अस्थमा की कंडीशन कर देता है। और अस्थमा में मेनली होता ही है कि अस्थमा में बेटा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होती है, और फिर हमको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है, जिनको बोलते हैं बेटा ब्रोंकियोडाइलेटर्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोडाइलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल एल्वियोलाई इस तरीके की है, और अगर हम देखें अस्थमेटिक एल्वियोलाई, तो अस्थमेटिक एल्वियोलाई बेटा ऐसी होती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ से ऑक्सीजन निकलना है तो वो ईजीली निकल जाएगा, और यहाँ से अगर निकलना है तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं, जिनको बोलते हैं हम ब्रोंकियोडाइलेटर। आपने देखा होगा कुछ लोग अस्थमा पंप लगाते हैं, तो अस्थमा पंप के अंदर जो मेडिसिन डालते हैं दैट इज नोन एज द ब्रोंकियोडाइलेटर्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको? ब्रोंकियोडाइलेटर्स। ठीक है, तो जब हम ब्रोंकियोडाइलेटर्स दे देंगे तो जो ब्रोंकियाई हैं वो कुछ हद तक ठीक हो जाएंगी और नॉर्मल कंडीशन की तरह हो जाएंगे। दैट मीन्स नॉर्मली अब हम सांस ले सकते हैं, मगर है खतरनाक कंडीशन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कि नॉर्मल ब्रोंकियाई हमको कितनी अच्छी से देखने मिल रही है। और बेटा यहाँ पर क्या हुआ, एयर पासेज जो है या एयर आने वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल
कोलैप्स हो चुका है, मीन्स खत्म हो चुका है या बिल्कुल बंद हो चुका है। जब बताइए यहाँ पर कैसे ऑक्सीजन आ सकती है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, जबकि यहाँ पर इजीली आ जाएगी इस वाली कंडीशन। ठीक है, तो इसी वजह से नॉर्मल कंडीशन है और ये अस्थमेटिक ब्रोंकिया है या अस्थमेटिक कंडीशन। ठीक है, देख नेक्स्ट बात आती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि जब हम सांस लेते हैं तो क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो याद रखना बेटा, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन में सांस लेते हैं तो क्या क्या होता है। पहली बात तो जो हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, लंग्स बड़े हो जाते हैं थोड़े से, भाई जब सांस लेंगे तो लंग्स बड़े हो जाएंगे। और जो बेटा हमारा रिब केज जो होता है, मीन जो हमारी पसलियाँ होती हैं, रिब केज पूरा का पूरा आगे की ओर आ जाएगा, तो रिब्स जो है वो एंटीरियर आ जाएगी, तो रिब्स बाहर की ओर आ जाएगी। ठीक है, और जो रिब्स होती हैं वो अपवर्ड आ जाएंगी, रिब्स जो है बेटा वो ऊपर की ओर आ जाएंगे, अपवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो रिब केज ऊपर की ओर, थोड़ा सा बाहर की ओर, और जो हमारा लंग्स की कैविटी है वो बढ़ जाएगी, और जो हमारा डायफ्राम है बेटा वो कैसा हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। ये तो बात हो गई कब की, जब हम सांस लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं, दैट मीन्स एक्सपायरेशन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, तो जब एक्सपायरेशन करते हैं उस समय रिब केज नीचे की ओर आता है, थोड़ा अंदर की ओर चला जाता है, डायफ्राम डोम शेप हो जाएगा, और जो लंग्स है उसकी कैविटी थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो लंग्स की कैविटी छोटी होना, डायफ्राम का डोम शेप हो जाना, रिब केज का नीचे आना, अंदर की ओर धस जाना, ये सारे के सारे स्टेप्स होते हैं जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, मीन्स सांस छोड़ते हैं। समझ में आएगा। अब यही मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में देखिए बेटा, ये सांस ले रहा हूँ और लंग्स की कैविटी बढ़ रही है, अब सांस छोड़ रहा तो छोटी हो रही है, तो लंग्स की कैविटी बड़ी हो रही है इंस्पायरेशन में, एक्सपायरेशन में छोटी हो रही है। इंक्रीज लंग्स कैविटी, डिक्रीज लंग्स कैविटी, इंक्रीज लंग्स कैविटी, डिक्रीज लंग्स कैविटी। तो लंग्स की जो वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और कब, जब इंस्पायरेशन होता है, और कम हो जाती है कब, जब एक्सपायरेशन होता है, मीन्स सांस छोड़। ठीक है, देखिए बेटा, इंस्पायरेशन हुआ तो लंग्स कैविटी बढ़ गई, और एक्सपायरेशन हुआ तो छोटी हो गई। इंस्पायरेशन हुआ तो लंग्स की कैविटी, लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज, और एक्सपायरेशन हुआ तो छोटी, इंक्रीज डिक्रीज। और देखिए डायफ्राम को भी आप, कि अगर हम डायफ्राम को देखेंगे तो अभी फ्लैट होगी जब इंस्पायरेशन हुआ, और एक्सपायरेशन हुआ तो डोम शेप होगी। तो इंस्पायरेशन हुआ तो फ्लैट डोम शेप, फ्लैट डोम शेप, फ्लैट एंड डोम शेप। तो याद रखना, फ्लैट कब होगा, जब हम सांस लेंगे, और डोम शेप कब होगा, जब हम सांस छोड़ेंगे। देखिए बेटा, तो सांस अंदर आ रही है तो फ्लैट हो रहा है डोम, ये डायफ्राम ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है, और सांस छोड़ना है तो डोम शेप। तो सांस ले रहे हैं फ्लैट और डोम शेप, जब सांस ले रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज, एंड सांस छोड़ रहे हैं तो डिक्रीज। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा बेटा एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन होता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारी कंडीशन दिखा रखी है कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो चेस्ट हमारी एक्सपांड कर जाती है और बड़ी सी हो गई, और जब सांस छोड़ेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, जबकि चेस्ट कॉन्टैक्ट हो जाती है, मीन्स छोटी हो जाती है। डायफ्राम कॉन्टैक्ट होकर कैसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, जबकि बेटा जब हम सांस छोड़ेंगे उस समय डोम शेप हो जाएगा। आप खुद ही देख लीजिए भाई, यहाँ पर तो फ्लैट हो रहा है, और यहाँ पर बेटा डोम शेप। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। नेक्स्ट देखिए, तो जब हम सांस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तो उस समय जो हमारा रिब केज है वो ऊपर की ओर जाएगा, थोड़ा सा बाहर की ओर निकल जाएगा। जब हम सांस छोड़ेंगे तो रिब केज हमारा थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर की ओर धंस जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायफ्राम डोम हो जाएगा, ऊपर की ओर फोर्स देगा इस वजह से, और जब हम सांस लेंगे तो उस समय बेटा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। तो फर्स्ट क्या हमारा लंग्स है, और बेटा सेकंड क्या, इट इज द रिब, एंड द थर्ड इज द डायफ्राम। तो कभी कभी वो लेबलिंग के लिए भी पूछ देता है, तो याद रखना बेटा। ठीक है,
तो देखिए इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इनहेल एक्सेल, इनहेल फ्लैट, एक्सेल डॉम शेप। ठीक है, लंग्स की कैविटी बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा रेस्पिरेशन हमारा होता है। सही है, देखिए सो द ब्रीथिंग इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन, एक्सेल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, सो द ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग क्या होता है बेटा, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इज नोन एज द, इट इज नोन एज द ब्रीथिंग। तो पहले बात करेंगे हम जब इनहेल करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं उस समय क्या होता है, सो व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं तो उस समय रिब्स लिफ्ट, मीन्स रिब्स जो थोड़ी सी ऊपर की ओर चले जाएंगे, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, एंड चेस्ट बिकम लार्ज, और जो हमारी लंग्स की कैविटी है या लंग्स की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी, उसकी वजह से चेस्ट हमारी फूल जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ एयर इज सक इनटू द लंग्स एंड फिर द एक्सपांड एल्वुलाई, और डायरेक्टली फिर कहाँ चली जाएगी बेटा, एल्वुलाई के अंदर एयर चली जाएगी। दूसरी बात आती है जब हम सांस छोड़ते हैं, तो जब हम सांस छोड़ते हैं एक्सेल करते हैं उस समय क्या होता है, एज वी एक्सेल, जब सांस छोड़ते हैं तो रिब्स रिलैक्स हो जाती है, मीन्स जो रिब केज है वो नीचे की ओर चला जाएगा, एंड द डायफ्राम मूव अपवर्ड, और डायफ्राम कैसे हो जाएगा, डॉम शेप हो जाएगा, एंड स्पेस इन आवर कैविटी पुशिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स, मीन जो हमारे लंग्स है वो एयर को बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से एयर जो लंग्स की वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, और यहाँ पर लिंक भी रखा है कि द ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई इज टेकन बाय द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट द होल बॉडी, मीन्स जो एल्वेलाई होता है वो ऑक्सीजन को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, आरबीसी में पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और वही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए लिंक भी रखा है कि द ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज नॉट द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर, एंड विच कैन स्टोर द हाई क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन, मीन्स कहने का मतलब ये बेटा हीमोग्लोबिन के अंदर एफिनिटी होती है टू कैरी द ऑक्सीजन, एंड दिस पिगमेंट इज प्रेजेंस इन द आरबीसी, और ये पिगमेंट हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, ना कि डब्ल्यूबीसी, दैट्स व्हाई आरबीसी इज व्हाइट एंड द ब्लड इज व्हाइट, and the oxygen reaches the cells and where the process of the respiration take place and produces the carbon dioxide। भाई जब ऑक्सीजन चला जाएगा कहाँ पर, सेल के अंदर, तो ऑक्सीजन जब सेल के अंदर चले जाएगा तो उस समय बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में वेस्ट गैस बनेगी, दैट इज नोन एज द कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। एंड नेक्स्ट द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाएगी, ब्लड में जाएगी, ब्लड से एल्विलाई में, एल्विलाई से फिर बाहर की ओर निकल जाएगी। ठीक है, एंड विच कैरीज इनटू द लंग्स इन द डिसॉल्व फॉर्म, मैंने आप 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकलती है। अब देखिए जब आप 11th क्लास में आएंगे ये पूरा फिनोमिना डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, वरना लेक्चर बहुत। ठीक है, देखिए तो बेटा यहाँ तक हमारा अच्छी तरीके से रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। मुझे नहीं लगता है कि अब और डिटेल पढ़ने की हमको ज़रूरत भी है। 10th के लेवल पर हमने इतना कुछ देख लिया है, मुझे नहीं लगता है कि हमें और डिटेल जानने की ज़रूरत। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।